नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। ये हमारा पेपर 1 का सेक्शन 1 आर्ट एंड कल्चर का जो है दूसरा वीडियो है। इसमें हम मौर्य कला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं सुशील कुमार, एसडीओ वेलफेयर। ठीक है, 67 बीपीएससी में ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। तो देखिए, पेपर 1 में हमें 173 मार्क्स मिला है, जो काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये मौर्य कला जो है ये काफ़ी जो है कि बीपीएससी के लिए काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी बार बार सवाल आता है यहाँ से। तो इसमें जो है कि मैंने जो एक्चुअली 67 में मौर्य कला का क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्या लिखा है, ठीक है, वही सेम टू सेम जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा था। और इसमें क्या है कि टोटल हमें 19 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और जो काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाता है। ठीक है, और एक क्या है कि देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लिखा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि मौर्य कला एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे आयाम हैं। जैसे इसमें देखिए क्या है कि भवन निर्माण है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रभाव। ठीक है, और बिहार में इसके प्रभाव। ठीक है, विशेषता क्या है। ठीक है, या फिर मूर्ति कला। ठीक है, और ये सब है। ठीक है, तो आलोचनात्मक परीक्षण, ये सारी चीज़ हो क्या रहा है कि देखिए, एक चूँकि ये क्वेश्चन सारे लोग लिखेंगे, तो अब क्वेश्चन में अलग अलग डिमांड के अनुसार लिखना पड़ेगा आपको। केवल कॉपी भरने से जो नंबर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप आंसर लिखते हैं तो इंट्रो कितना होना चाहिए, बॉडी कितना होना चाहिए, कंक्लूजन कितना होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग कि एक जो स्पेसिफिक पार्ट, जैसे कि उन्होंने स्तंभ के बारे में अधिक लिख दिया, बाकी मूर्ति कला छूट गया। ठीक है, या फिर फिगर नहीं बनाया, या फिर फ्लो चार्ट नहीं बन पाया। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे एक बैलेंस आंसर लिखते हैं। तो इसके बाद जितने सारे यहाँ पे आयाम हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे। चाहे वो इसमें भवन निर्माण का कला जो है, ठीक है, वो हो गया। और प्रमुख विशेषता क्या है इसका, फिर बिहार में इसके प्रभाव क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आलोचनात्मक परीक्षण कैसे करते हैं, मूर्ति कला क्या है। ठीक है, और लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, और देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे कि अब शुरू करते हैं, कोर्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक अगर इससे इंप्रेशन अच्छा बनता है और इंट्रो जो है आपका शानदार हो जाता है। तो जैसे क्या है कि कला जो है कि समाज का सही दर्पण होता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो अगर एक लाइन लिखते हैं तो इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा बन जाता है। या फिर दूसरा, ये दोनों में से कोई सा भी एक आप लिख सकते हैं, या तो ये या फिर ये आप लिख सकते हैं। देखिए, कलाकृति में कलाकार स्वयं को उजागर करता है, ये किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक सा लिखिए, आप शुरू कीजिए। अब देखिए, जो इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो लगभग आपका अगर 338 मार्क्स का है तो 300 शब्दों में लिखने के लिए जरूरी है आपका 5 से 6 लाइन में इंट्रो हो। और इंट्रो काफ़ी डायनामिक होना चाहिए। मीन्स क्या है कि थोड़ा सा उसमें से वो है कि बिहार का जो है कि इसमें ये है कि इतिहास थोड़ा डिस्कस कर दिए हैं, थोड़ा सा उसका विशेषता भी डिस्कस कर दिए हैं, थोड़ा सा क्या है कि वो आगे उसका क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे उत्तरवर्ती कला पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए उसमें हाई क्वालिटी का तकनीक या फिर इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, ये हुआ, और उससे क्या फ़ायदा हुआ, कला को स्थायित्व मिला। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को लिख के हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत शानदार इंट्रो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, इंट्रो में का अलग नंबर, ठीक है, और बॉडी पार्ट का अलग नंबर और कंक्लूजन का अलग नंबर मिलता है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं, चलिए। तो बिहार की कलात्मक संपदा अत्यंत प्राचीन और समृद्धशाली और अद्वितीय रही है। कला परंपरा की इस श्रृंखला में मौर्य कला का उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। कलात्मक संपदा में प्रस्तर तथा ईंट के प्रयोग से जहाँ कला को एक और स्थायित्व मिली, वहीं कला को अपने सौंदर्य कौशल, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, मौर्य कला जो है न केवल अपने उत्तरवर्ती कलाओं जैसे पाल कला, गुप्त कला आदि को प्रभावित किया, बल्कि यह आज भी अनुकरणीय है। मतलब इतनी शानदार है कि आज भी आप देखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि इतने पुराने समय में इतना अच्छा से बनाया गया है। अब देखिए क्या है कि 324 से 184 BC ये क्या था, मौर्य का काल था। ठीक है, तक विकसित मौर्य कला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट डाल के आप जो है अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, राज्य के कला, तो राजाओं और राजरक्षकों, मतलब क्या है, मंत्री हो गया, सेनापति हो गया, या फिर सामंत, इस सब के द्वारा निर्मित। ठीक है, जैसे स्तंभ विहार। दूसरा है लोक कला, स्वतंत्र कलाकारों जो दरबार से रिलेटेड नहीं था, द्वारा निर्मित। तो मूर्ति कला और मृण मूर्तियाँ, यानी मिट्टी की मूर्तियाँ। अब देखिए, मौर्य कला के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। राजकीय कला, राजप्रसाद हो गया, ठीक है, स्तंभ हो गया, स्तूप और विहार और वेदिका। वहीं लोक कला में क्या है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति और मृण मूर्तियाँ। देखिए, राजप्रसाद अब क्या है कि मौर्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित राजप्रसाद है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ठीक है,
ये किसके द्वारा बनाया गया, एक लाइन में हमने इतना डिस्कस किया है, ठीक है। जिसका विस्तृत वर्णन एरियन ने किया है, तो एरियन ने काफ़ी कुछ लिखा है इसके बारे में, तो उतना हमको डीप में नहीं जाना है क्योंकि बाकी चीज़ भी लिखने हैं, तो इसका सिर्फ लिख देंगे जिसका विस्तृत वर्णन एरियन ने किया है। यह 84 पाषाण स्तंभों वाला निर्मित विशाल भवन था, बस थोड़ा सा लिखना है, जिसका फर्श तथा छत लकड़ी का बना था और फाहियान ने इसकी भव्यता को देखकर इसे देव द्वारा निर्मित, इसको हाईलाइट कर दिया, देव द्वारा निर्मित बताया है, ठीक है। यह प्राचीर लकड़ी से घिरा था जिसमें 64 द्वार और 570 बोझ था। लकड़ी की दीवारों में तीर चलाने के लिए बीच बीच में छिद्र था। ये कौन कह रहा है, मेगास्थनीज कर रहा है, तो इसको क्या किया हम अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। तो ये कोड डाल दिए तो अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। और ये सिंपल सा चित्र बनाना, जितना सिंपल हो सके, इस तरह का जो है कि एक छोटा सा बना दीजिए चित्र। इसमें देखिए लंबाई 80 स्टेडिया, स्टेडिया जो एक नाप की इकाई होती है, और चौड़ाई 18 स्टेडिया, ठीक है, ये नाप की इकाई है। बस सिंपल सा बना दीजिए और लिख दीजिए कि यहाँ क्या कि राजप्रसाद, ठीक है, राजप्रसाद, बस हो गया। एक बहुत ज़्यादा आप आर्ट नहीं करने, वहाँ पे टाइम नहीं मिलता उतना। पाषाण स्तंभ मौर्य कला का एक अन्य प्रसिद्ध उदाहरण राजा अशोक द्वारा धर्म के प्रचार तथा चक्रवर्ती सम्राट के प्रतीक के रूप में निर्मित पाषाण स्तंभ था। तो किसने बनाया, जो है कि अशोक ने बनाया, ठीक है। और क्यों बनाया, क्योंकि जो है कि धर्म के प्रचार के लिए और चक्रवर्ती सम्राट के प्रतीक के रूप में। तो इस तरह के जो है आप जो है बॉडी पार्ट लिख के इसको और शानदार कर सकते हैं। लंबाई 35 से 50 फीट, अलग वजन थोड़ा सा दिखे उसको एग्जामिनर को कि नहीं इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। यीस्ट के बारे में जो है, ये यीस्ट है आपका, इस तरह का सिंपल सा फिगर बनाइए, ये कमल बनाइए। इसमें पशु का आकृति कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ना भी हो तो चलेगा। इसमें शीर्ष लिख दीजिए, शीर्ष पशु, फलक ये जो तांबा का होता था ये लिख दिए, अधोमुखी कमल ये सब, और ठीक है ये लिख दिए। यीस्ट एकाश में सुडोल प्रस्तर द्वारा निर्मित था जो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित था। ये क्या था, एक ही पत्थर का बना हुआ था, ठीक है, और जो चुनार से लाया गया है बलुआ पत्थर उससे बना था। यीस्ट के ऊपर अधोमुखी कमल था, इसके ऊपर ये अधोमुखी कमल है, और जो तांबे की फलक की सहायता से शीर्ष पशु की आकृति स्थापित था। ये तांबा का फलक, ये छोटा सा देख रहे हैं ना, ये तांबा का फलक था, इससे जो है पशु की आकृति स्थापित था, ठीक है। अब देखिए ये छोटा सा हम ये क्या है कि एक ये चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, प्रमुख स्तंभ बसाड़ा और कोसम, ये दोनों क्या था, सादा स्तंभ था, ठीक है। और जो है लौरिया और रामपुरवा जो है धम्म अभिलेख वाला था। तो इस यहाँ भी देखिए छोटा सा जगह बचा, इसको हमने भर दिया ताकि एग्जामिनर को ऐसा इंप्रेशन जाए, ठीक है, साइकोलॉजिकल, कि उन्होंने खचाखच भरा, यानी कहीं भी जगह नहीं छोड़ा है। संकिसा जो है गज स्तंभ और लौरिया जो है शेर शीर्ष था। बस दो ही लिखा, लेकिन लग रहा है कि नहीं इसमें जो है इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। इन सभी स्तंभों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है सारनाथ स्थित चतुर्सिंह स्तंभ है, और सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ वर्तमान में भारत सरकार का राजकीय सिंह है। सिर्फ बताना है, बहुत वर्णन नहीं करना है। अब देखिए गुहा विहार, तो गुहा विहार जो मौर्य काल में अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ द्वारा बौद्ध भिक्षुओं और आजीविकों के निवास के लिए बनवाया गया था। तो किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ठीक है, और कहाँ बनवाया। देखिए बराबर की पहाड़ियों तथा नागार्जुन की पहाड़ियों को काट कर बनवाया गया था। यह कोठरी अंडाकार या अर्ध बेलनाकार होता था। जो देखिए ये तो क्या है, अर्ध बेलनाकार है या फिर कुछ अंडाकार होता था, ठीक है। इसमें क्या है कि जिनकी छतों पे चमकीली पॉलिश और मेहराब विद्यमान था। छत पे जो चमकीली पॉलिश था, सर्वाधिक प्रसिद्ध लोमेश ऋषि का गुफा था। अन्य गुफा में कौन कौन है, सुदामा, कर्णचौपर और विश्व झोपड़ी, दो तीन कैसे सिंपली नाम लिख दीजिए। ये एकदम हल्का सा पहाड़ी टाइप का बना दिए हैं, उसमें जो है कि गेट वगैरह और पहाड़ी लकड़ी का दरवाजा इधर लिख दिए, बस सिंपल सा। स्तूप क्या है कि मौर्य कला का एक जीवंत उदाहरण अशोक द्वारा निर्मित प्रस्तर का अर्धगोलाकार स्तूप था। ये क्या अर्धगोलाकार स्तूप था। एक मान्यता के अनुसार जो है सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। वर्तमान में संकिसा, सांची, बोधगया में देखा जा सकता है। बस दो तीन जगह का नाम लिख दीजिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सिंपल सा चित्र बनाना है, एक अंडाकार हाफ अर्धगोला बनाना है, इस तरह का बनाना है। एक चबूतरा लिखना है, ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, ये मेहराब हो गया, द्वार हो गया, मेधी बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये अंड बोलते हैं इसको, ये हर्मिका है। इधर देखिए बौद्ध धर्म का जो मोटो था, ठीक है, श्रद्धा, सम्मान और उदारता, सम्मान और श्रद्धा, ठीक है, ये तीनों लिख दीजिए और अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका, ठीक है। और देखिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कि स्तूप का प्रकार, देखिए स्तूप का प्रकार जो है, स्तूप कैसे कितने कितने क्यों बनवाया जाता था। तो भगवान बुद्ध के अवशेष पे, यानी दंत, अस्थि, केश या फिर होता है ना अस्थि अवशेष, उस पर बनवाया जाता था। कभी उपभोग की वस्तु जैसे कटोरा या फिर, ठीक है, या वस्त्र, ऐसा कुछ करके, ठीक है, इस पर बनवाया जाता था। संकल्पित कोई श्रद्धालु, कोई राजा निर्माण करवाते थे बुद्ध के श्रद्धा के लिए। और पवित्र स्थानों पे जहाँ जहाँ बुद्ध का जीवन संबंधित स्थान था, तो इस तरह का अगर स्तूप के प्रकार आप लिखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है कि नहीं, इनको और भी ज़्यादा कुछ डालने की कोशिश की है, ठीक है। उपरोक्त कारणों से अनोख स्तूपों का निर्माण हुआ। देखिए ये कनेक्टिंग फील कराने के लिए एक मैंने लाइन दिया, उपरोक्त कारणों से
अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ। पाषाण वेदिका क्या है कि पाषाण वेदिका मौर्य काल में गुफा तथा विहार पाषाण वेदिका से घिरा होता था। बोधगया, सारनाथ और पाटलिपुत्र में प्राप्त हुआ है। बस कुछ नहीं, ये प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है और ये कहाँ यूज होता था। मूर्ति कला देखिए, मौर्य काल में मूर्ति कला राज्य के कला में सीमित रूप से लेकिन लोक कला में व्यापक रूप से मिलता है। अब राज्य के मूर्ति कला में क्या क्या था, उड़ीसा के धौली तथा देहरादून के चट्टानों के काट कर बनाया गया है। वो क्या था, दरअसल हाथी का चित्र था, ठीक है, यह मूर्ति था। दूसरा है लोक कला, स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि के वस्तुओं का निर्माण किया गया। इन मूर्तियों का तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका थोड़ा सा महत्व बता दिए एक लाइन में। और यक्ष, यक्षिनी, बुद्ध, महावीर आदि की मूर्ति का निर्माण भी हुआ है। अब मौर्य कला का महत्व एकदम देखिए, मौर्य कला का महत्व अगर नहीं पूछा है विशेषताओं को वर्णन की, छोटा सा पैराग्राफ में दिए हैं। अगर महत्व वो पूछ रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम 1 पेज में लिखेंगे। तो मौर्य कला का महत्व क्या है, पर्यटन का आधार है, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, विश्व शांति का संदेश और इतिहास का जीवंत उदाहरण है। ये देखिए छोटा सा मैप बना दिए, इसमें जो है कि मौर्य कला का जो है क्षेत्र विस्तार। मौर्य कला कहाँ फैला था, तो पटना के आसपास था, बिहार में। तो ये एकदम छोटा सा मैप बनाइए और डाल सकते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन एक शानदार सा लिखते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि मौर्य कलाकारों की कल्पना शक्ति, शिल्प सौंदर्य, वैज्ञानिकता, इंजीनियरिंग, रचनाशीलता आदि के कारण भविष्य में पाल कला तथा गुप्त कला आदि के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। वर्तमान जनजीवन में भी मौर्य कला का और पर्यटन अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान है, ठीक है, व्यापक योगदान है, ठीक है। ये कैसे वर्तमान में कि सारनाथ जो है वो अशोक स्तंभ जो है क्या है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वो क्या है, भारत सरकार का राज्य के चिन्ह, यानी क्या है, मौर्य कला आज भी प्रासंगिक है। अब देखिए, अब मौर्य कला का बौद्ध धर्म पर प्रभाव कभी पर पूछता है तो इसके लिए मैंने अलग से थोड़ा सा, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ एक अलग से ऐड कर दिया तो उसमें कैसे लिखते हैं, देखिए। तो ये देखिए बिहार, इसके लिए थोड़ा सा अलग इंट्रो लिख सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा तो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर इसको क्या है कि वो क्वेश्चन में एक पेज अलग से लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मौर्य कला का प्रभाव पूछ रहा है और मौर्य कला का प्रभाव हेडिंग से आपने इतना कुछ लिखा है तो आपके नंबर जो बाकी के नंबर से अच्छा नंबर मिलेगा, यानी आपको अधिकतम नंबर मिलेगा। बिहार की समृद्धशाली प्राचीन कला की इस परंपरा में मौर्य कला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य कला अपने सौंदर्य कौशल, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग प्रयोग के कारण अनुकरणीय है। मौर्य कला तथा स्थापत्य तत्कालीन प्रचलित बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसे निम्न रूपों में देखा जा सकता है। एक लाइन में बता दिया कि चूँकि यहाँ पे बौद्ध धर्म का महत्व है तो यहाँ पे महत्व के बारे में बता दिया। और ये सारे वर्ड है कि सौंदर्य कौशल, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, ये सब क्या है, याद कर लीजिए आप बाय हार्ट, ठीक है। कभी पूछे तो ये सारे डालिएगा तो आपका इंट्रो क्या होगा, शानदार होगा। अब मौर्य कला का बौद्ध धर्म पर प्रभाव कैसे पड़ा, देखिए 4 आर्य सत्य और धम्म अभिलेख जो है ये सब था, ठीक है। तो ये क्या है कि स्तंभों, गुहा और विहारों पे, ठीक है, विश्व शांति, अहिंसा, सद्भाव आदि वाक्य पाया गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बौद्ध धर्मों के प्रतीकों का व्यापक प्रयोग, ठीक है। बुद्ध के जीवन काल से संबंधित पशुओं जैसे फूलों, ठीक है, आदि का प्रस्तर मूर्ति बनाया गया है, ठीक है। स्तंभ में अधोमुखी कमल किसका है, बुद्ध का जो है कि जन्म का प्रतीक है। चतुर्सिंह, ये सब जो सारा क्या है, बौद्ध में पवित्र जानवर का प्रतीक है। गुहा, विहार, चैत्य, स्तूप, ये सब क्या था, बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुहा क्या था, भिक्षुओं का निवास स्थान था। स्तूप क्या था, बुद्ध की स्मृति में बनवाया गया था। चैत्य क्या था, बुद्ध का पूजा स्थल था, ठीक है। बुद्ध के अनेक अवतारों का चित्रण, बुद्ध का जो है कि विभिन्न मूर्ति था, उनके अवतारों का चित्रण किया गया है। और चौथा क्या है इधर कि बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थलों पर कला और स्थापत्य का निर्माण किया गया है, जैसे सारनाथ, वैशाली, बोध गया, लुम्बिनी, ये सारे जगह पे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थल है वहाँ ही मौर्य कला का जो निर्माण किया गया। अतः कहा जा सकता है कि मौर्य कला पर तत्कालीन सर्वाधिक प्रचलित बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा, जो अशोक के शांति और अहिंसा सद्भाव पर आधारित था। तो ये इसका हो गया। अब देखिए और क्या है कि अब महत्व, अगर कभी पूछे कि मौर्य कला की विशेषताओं को वर्णन कीजिए और इसके वर्तमान में, या फिर महत्व प्रकाश डालिए, या फिर मौर्य कला का प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है, सामाजिक आर्थिक जीवन में ऐसा कुछ पूछ रहे हैं कभी, तो देखिए इसको फिर कैसे लिखते हैं। ये या तो शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देगा या फिर बड़े क्वेश्चन में क्या होगा, एक छोटा सा एक अलग से टॉपिक्स या फिर एक अलग से लाइन जोड़ देगा। तो उसमें क्या है कि इसमें अगर एक टॉपिक्स पूछ रहा है तो उसमें ऐड कर दीजिए, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं। देखिए बिहार की कला प्राचीन तथा समृद्धशाली कला की परंपरा में मौर्य कला का उल्लेखनीय योगदान है। मौर्य कला अपनी सौंदर्य कौशल, विज्ञान, इंजीनियरिंग का प्रयोग, बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण बिहार तथा भारत के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन में व्यापक महत्व रखती है। देखिए मौर्य कला का महत्व क्या क्या है, देखिए मौर्य कला क्या महत्व क्या है कि बुद्ध के सिद्धांतों को जो प्रतीकात्मक रूप
प्रदान किया। जैसे धम्मलेख में क्या हुआ, जो बुद्ध का सिद्धांत है उसको प्रतीकात्मक रूप प्रदान किया। मौर्य स्तंभ पर जो पशु आकृति, उससे पशु प्रेम का संदेश मिलता है। आज भी शिल्पियों के लिए अनुकरणीय है, मतलब आज भी कलाकारों के लिए जो है कि आश्चर्य का विषय है। देश के अलग अलग भागों में जो निर्माण हुआ स्तूप विहार का, इस स्तंभ का, इससे राष्ट्र एकीकरण की अवधारणा प्रस्तुत हुआ। बिहार के कलात्मक इतिहास को व्यवस्थित किया और मौर्य कला को सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालती है। परिवर्ती कला को प्रभावित किया है, गुप्त पाल कला पर प्रभाव पड़ा। सारनाथ स्तंभ राज्य के चिन्ह है जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और यह बिहार का सांस्कृतिक धरोहर है। अतः उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मौर्य कला आज के जनजीवन में भी व्यापक महत्व रखती है, जिसका संरक्षण का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और अगला है कि मौर्य कला का आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये भी पूछते हैं। देखिए लोग क्या करते हैं या फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ भी पूछे वो एक ही चीज़ लिख के आते हैं। वो ठीक है, मौर्य कला का कुछ जो विशेषता है वो लिखिए आप, स्तंभ, स्तूप, विहार, गुफा सब लिखिए, लेकिन उसके अलावा जो कुछ अलग से ऐड किया है उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अब कोई अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसमें वो ढूंढता है कि ये आपने पार्ट इंट्रोड्यूस किया है या नहीं किया है, नहीं किया तो उसको आपको अधिकतम नंबर नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है। देखिए ये हम आपको हेडिंग बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसको लिखना है। देखिए मौर्य कला का आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे करते हैं। देखिए इंट्रो में जो पहले इंट्रो काफ़ी सारा हमने लिखा, उसी तरह का इंट्रो आपको लिखना है, एक शानदार सा। और बौद्ध धर्म से प्रभावित था। आलोचनात्मक मूल्यांकन मतलब केवल उसमें बुराई नहीं लिखना है, उसमें अच्छाई बुराई दोनों लिखना है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित था, जो स्तूप विहार ये सब उसमें मेंशन कीजिए। ठीक है, जो उसके बाद क्या है कि हिंदू धर्म का भी प्रभाव पड़ा। प्रस्तर तथा ईंटों का प्रयोग लिखिए कि चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित था, किससे जो है कि, ठीक है, स्तंभ वगैरह किससे बना था, राजा और राजरक्षकों द्वारा निर्मित, ये जो बनवाया गया था। ईरानी कला से प्रभावित, ठीक है, बहुत चीज़ें जो है ईरानी कला से प्रभावित हैं। देश के विभिन्न भागों में एग्जाम्पल दीजिए, सारनाथ, लुम्बिनी, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, और दूसरा है कि नैतिक धम्म विश्व शांति का, नैतिकता धम्म विश्व शांति का संदेश। ठीक है, तो ये क्या है कि कहाँ मिलेगा आपको, स्तंभों में। ठीक है, ये सब खुदवाया गया था। ठीक है, अत्यधिक विकसित कला विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो मौर्य कला में लिखेंगे कि अत्यधिक विकसित विज्ञान प्रौद्योगिकी कला का प्रयोग किया गया। ठीक है, और प्रवृत्ति कलाओं का प्रेरणा स्रोत, जिसमें पाल कला, गुप्त कला का थोड़ा मेंशन कर देंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए क्या है कि मौर्यकालीन मूर्ति कला। ये मूर्ति कला क्या है कि बिहार का, इसमें भी कला अत्यंत प्राचीन तथा समृद्धशाली। इंट्रो एकदम सेम ही रहे पहले की तरह। ठीक है, तो फिर से एक अलग लाइन ऐड करते हैं। मौर्य काल की मूर्ति कला अपने कलाकारों की कौशल, वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए आज भी अनुकरणीय है। मौर्य कला देखिए पूछा नहीं है, मूर्ति कला पूछा, इसलिए एक छोटा सा हम क्या करेंगे इसमें एक ये डाल देंगे फ्लो चार्ट। लेकिन हमें लिखना क्या है, मूर्ति कला। इसका मतलब क्या जाता है कि हमें ये सब पता है, लेकिन आपने जो पूछा है क्या पूछा है, मूर्ति कला, इसलिए हम आगे क्या लिखेंगे, मूर्ति कला ही लिखेंगे। तो मौर्य काल की मूर्ति यहाँ सामान्यतः बलुआ पत्थर या चट्टानों को काट कर बनाई गई है। ठीक है, अब राज्य की मूर्ति कला क्या है कि देखिए राज्य की मूर्ति कला में दो है। एक क्या है, उड़ीसा के धौली तथा देहरादून के कलसी के चट्टानों को काटकर हाथी की प्रतिमा बनाई गई, जो कि अत्यंत सुंदर तथा वास्तविक प्रतीत होता है। दूसरा है विभिन्न पाषाण स्तंभों, वृषभ, शेर, गज आदि की मूर्तियाँ स्थापित है। देखिए एक पाषाण जो था ना वो स्तंभ, उसके ऊपर क्या था, मूर्ति था। ठीक है, था ना। लोक मूर्ति कला, दरबार के बाहर स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि के मूर्ति का निर्माण किया गया, जो कि तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालती है। मथुरा से मिली यक्ष की मूर्ति जिसका नाम मणिभद्र है। पटना के दीदारगंज से मिली चामर गिरहणी की मूर्ति, पटना के, ठीक है, पटना के लोहानीपुर से जैन शैली में नग्न मूर्ति मिला है। ठीक है, इन मूर्तियों पर चमकीली पॉलिश विद्यमान है। शरीर पर वस्त्र तथा आभूषण अत्यंत मनोरम है। थोड़ा सा विशेषता लिख दीजिए, लास्ट में कंक्लूजन। अतः कहा जा सकता है कि मौर्य कला में मूर्ति कला अपने परिपक्व अवस्था में थी, जिसका अवशेष पटना के संग्रहालय में आज भी रमणीय और मनोरम है, यानी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप खुद लिख सकते हैं, लिख के आप टेलीग्राम पे भेजिए। टेलीग्राम में इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं सेंड कर दूंगा। और अगर आप मौर्य कला पे आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख के हमें भेज सकते हैं। ठीक है, आपकी जो कॉपी है सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा ही जांच की जाएगी। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है पाल कला की आएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।